Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So from today I am starting a new session for class 12 students. So English का कोर्स शुरू कर रहा हूँ for session 2021 to 22. So you people have to give your board exams next year. तो चलो इंग्लिश की तैयारी शुरू करते हैं. तो अगर आप किसी भी स्ट्रीम में हो, इंग्लिश तो हर स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है, तो इंग्लिश तो आप सबको पढ़नी है. तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं. ठीक है, फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द लास्ट लेसन. देयर आर टू बुक्स. ठीक है, एक आपकी फ्लेमिंगो है, एक आपकी विस्टाज है. जो आपकी मेन बुक है वो फ्लेमिंगो है और जो विस्टाज है वो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है. तो शुरू करते हैं. और हर सैटरडे गाइज आपको एक न्यू इंग्लिश के लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी. और अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, मुझसे डाउट्स पूछने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और ईमेल आईडी भी नोट डाउन करके रख लो. यहाँ पे आप मुझे एनी टाइम यू कैन आस्क मी डाउट्स एंड आस्क फॉर नोट्स. तो शुरू करते हैं लेक्चर 1, दैट इज द लास्ट लेसन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना. उसका रीज़न ये है कि अब सीबीएसई ने पैटर्न काफ़ी चेंज कर दिया है. अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं, एमसीक्यूज आने लगे, और एमसीक्यूज तभी होंगे अगर आप लाइन बाय लाइन चैप्टर को समझोगे. ठीक है, तो वेरी क्विकली एक एक लाइन एक्सप्लेन करके आपको पूरा चैप्टर आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा. ओके, सो ये जो स्टोरी है लास्ट लेसन, ये बेस्ड है वर्ल्ड वॉर के टाइम पे. वर्ल्ड वॉर का टाइम एक ऐसा टाइम था जब देयर वाज मल्टीपल वॉर्स चल रही थी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में. और इस चैप्टर में बताया गया है कि जो वॉर थी, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस की जो वॉर है उसके बारे में बताया गया है कि जब जर्मनी ने फ्रांस पे रूल करना शुरू कर दिया था और उन्होंने कैसे फ्रेंच लैंग्वेज स्कूल से हटाकर जर्मन लैंग्वेज वहाँ पे इम्पोज कर दी थी. ठीक है, तो उस टाइम पे बेस्ड है चैप्टर. और यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक मिस्टर हैमिल जो टीचर है, जो फ्रेंच टीचर है, और एक स्टूडेंट आपका फ्रांस. तो इन्हीं दोनों के अराउंड जो है स्टोरी रिवॉल्व करने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड. ड्रेड क्या होता है? फियर of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. तो यहाँ पे ये बॉय है फ्रांस. फ्रांस कहता है उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया स्कूल जाने के लिए और मैं काफ़ी डरा हुआ था. ठीक है, क्योंकि आज जो मिस्टर हैमिल थे जो उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट, मिस्टर हैमिल इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, तो मिस्टर हैमिल से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि मिस्टर हैमिल ने उनको होमवर्क दिया था कि सारे बच्चे पार्टिसिपल्स, जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, कि सब बच्चे पार्टिसिपल्स पढ़ के आएंगे. और फ्रांस ने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी तो उसको स्कूल जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. अब क्या होता है जब किसी भी बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता तो आसपास का एनवायरनमेंट बड़ा टेम्पटिंग लगता है. सेम फ्रांस के साथ हो रहा है. फ्रांस अपने घर से तो निकल गया बट उसको आसपास का एनवायरनमेंट इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि उसका मन कर रहा है कि मैं यहीं पे घूमता रहूं और मैं स्कूल ना जाऊं. मतलब उसका मन था कि मैं कहीं भाग जाऊं. ठीक है, क्योंकि दिन बहुत वार्म था, ब्राइट था, बर्ड्स वर चर्पिंग, प्रूशियन सोल्जर्स इधर उधर ड्रिल कर रहे थे. तो उसको ये सारी चीज़ें बड़ी टेम्पटिंग लग रही थी क्योंकि जहाँ पे वो जा रहा था स्कूल, वहाँ पे जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था. वो काफ़ी डरा हुआ था, उसने पार्टिसिपल्स की पढ़ाई नहीं करी थी. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. But वो कहता है मेरे अंदर कंट्रोल करने का मतलब I had that resistance कि मैं कंट्रोल करूँगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल से भाग जाऊँगा और अल्टीमेटली वो छोटा बच्चा उसको स्कूल तो जाना ही है. तो अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट करता है, कंट्रोल करता है और जल्दी से स्कूल चला जाता है. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? तो पहले एक टाउन हॉल होता था जहाँ पे पूरे टाउन की मीटिंग्स होती थी और टाउन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती थी वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता था जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लगा दी जाती थी. तो अब वो देखते हैं कि उस दिन टाउन हॉल के बाहर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और कुछ नोटिस वगैरह पढ़ रहे होते हैं. तो वो कहता है टाउन हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ से हमेशा हमें कोई बैड न्यूज़ मिली है कि हमने बैटल हार दिया. ठीक है, या कोई ड्राफ्ट ऑर्डर्स आए हैं कमांडिंग ऑफिसर से. तो वो ये सोचता है कि यार अब क्या ऐसी बैड न्यूज़ होगी कि इतने लोग टाउन हॉल के बाहर इकट्ठे हैं और बुलेटिन बोर्ड को देख रहे हैं.
Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me. तो वहाँ पे एक blacksmith watcher भी खड़ा था अपने ट्रेनी के साथ, apprentice के साथ, और वो भी देख रहा था कि फ्रांस कैसे भाग भाग के स्कूल जा रहा है। तो तब वो फ्रांस को बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कितना भागने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, तुम टाइम पे स्कूल पहुंच जाओगे। I thought he was making fun of me and reached Mr. Hamill's little garden all out of breath. तो उसको ऐसा लगता है कि ये तो वॉचर है, ये जो ब्लैकस्मिथ है ये तो भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है, बट वो ये सब छोड़ के, ये सब सोचना छोड़ के जल्दी से मिस्टर हैमिल के लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है। व्हाट डू यू नो लिटिल गार्डन? स्कूल में ही मिस्टर हैमिल ने अपना छोटा सा गार्डन बनाया होता है जहाँ पे उसने ट्रीज वगैरह, प्लांट्स वगैरह उगाए होते हैं। तो इसका कहने का यही मतलब है कि वो जल्दी से भाग के अपने स्कूल पहुंच जाता है। अब देखो स्कूल में क्या होगा, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल मतलब उथल पुथल मची होती, काफी शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कि जब भी आप स्कूल पहुंचने लगो तो गली में ही आवाज आ जाती थी बच्चों की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, मतलब एक ही टोन में लेसन जो है वो बोले जाते थे। डेस्क की आवाज आने लगती थी, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और रूलर की आवाज आती थी कि जो वो स्केल होता है बड़ा सा, टीचर जोर जोर से स्केल मार रहा है। बट वो आज देखता है आज ऐसी कोई भी साउंड नहीं आ रही होती, काफी शांति होती है आज स्कूल में। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल, जैसे सब कुछ रुक गया हो। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be quiet as Sunday morning। तो वो सोचता है कि मैं चुपचाप अपने डेस्क पे चले जाऊँ, और मैं लेट भी आया हूँ, मैं पढ़ाई करके भी नहीं आया हूँ, काश मुझे कोई ना देखे। बट उस दिन स्कूल इतना ज़्यादा शांत होता है, लाइक अ संडे मॉर्निंग। ठीक है, जैसे संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन स्कूल शांत होता है, ऐसा लगता था कि आज संडे मॉर्निंग है, जैसे स्कूल में कोई आया ही नहीं है। Through the window, I saw my classmates already in their places and Mr. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो वो देखता है अपनी क्लासरूम में सारे बच्चे चुपचाप अपने डेस्क पे बैठे होते हैं। मिस्टर हैमिल बीनीथ द आर्म, अपनी आर्म्स के बीनीथ एक रूलर, ठीक है, जो स्केल जिससे वो बच्चों को मारते थे, डेस्क पे हिट करते थे, ठीक है, वो वाला रूलर लेके घूम रहे होते। और वो सोचता है यार मैं चुपचाप बस अपने बेंच पे बैठ जाऊँ, मुझे कोई नोटिस ना करे। और जो ये फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। बट नथिंग हैपेंड, बट उस दिन हर चीज ऑपोजिट हो रही है, जैसा फ्रांस सोच रहा है वैसा कुछ नहीं हो रहा, हर चीज ऑपोजिट हो रही है, और वैसे ही कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। बट बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। मिस्टर हैमिल उसको डांटते ही नहीं है लेट आने पर, बल्कि उसको प्यार से बोलते हैं कि फ्रांस जल्दी से लिटिल फ्रांस अपनी सीट पे बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on the inspection and prize days. पहले तो बिल्कुल सर नीचे करके बैठा होता है, वो बहुत डरा होता है। जैसे उसको थोड़ा डर निकलता है, वो अपना गर्दन ऊपर उठाता है और अपने टीचर की तरफ देखता है। और आज जो टीचर है वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आता है। मिस्टर हैमिल ने ग्रीन कलर का कोट पहना होता है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी होती है, ब्लैक सिल्क कैप पहनी होती है, ऐसे कपड़े जो वो पहन के आते थे जब इंस्पेक्शन डेज होते थे या प्राइज डेज होते थे। वो देखता है आज ऐसा क्या अनयूजुअल सी चीज़ है, आज ऐसा क्या है कि मिस्टर हैमिल इतना तैयार होके आए। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Solemn means काफी काम लग रहा होता है उस दिन पूरा स्कूल। But the things that surprised me most, अब सबसे ज्यादा चीज उसको क्या शॉकिंग लगती है, to see on the back benches there were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. वो कहते हैं ये सब चीज़ें तो चलो ठीक है, बट मुझे सबसे ज़्यादा शौक ये लगा कि जो लास्ट बैक बेंचेस होते थे जहाँ पे टीचर किसी को बैठने नहीं देते थे, जो हमेशा खाली रहते थे, आज वहाँ पे गांव के लोग बैठे हैं। हॉसर बैठा हुआ है, पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है, मेयर बैठा हुआ है, जो भी मेन लोग हैं, ठीक है, हमारे विलेज के, वो सारे क्लासरूम में लास्ट डेस्क पे बैठे होते हैं। Everybody looked sad, और सब दुखी लग रहे होते हैं। एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, प्राइमर होता पहले जिससे लिखते थे हम वुडन स्लेट्स के ऊपर। एंड ही हैड
held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, Mr. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो जब वो ये सब देख रहा था पीछे लोगों को बैठे हुए, तभी मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, बच्चों को एड्रेस करते हैं, वो भी सेम टोन, मतलब बहुत प्यार से बोलते हैं कि बच्चों आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, ये जो आज मेरा लेसन है, ये जो मेरा आज का लेक्चर है, वो लास्ट लेसन है. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. ये दोनों cities हैं आपके फ्रांस में. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. तो अब वो बोलते हैं कि देखो बर्लिन से ऑर्डर आया, जर्मन का रूल आ गया था वर्ल्ड वॉर का टाइम में कि अब इन स्कूल्स में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, और ये मैं तुम्हें लास्ट फ्रेंच लेसन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाओ. What a thunderclap these words to me. Oh, the wretches that was they had put up at the town hall. अब फ्रांस को तो पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो कहते हैं मेरे लिए तो बहुत थंडर क्लैप है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है. और अब फ्रांस को समझ आता है अच्छा इसीलिए इतने लोग वहाँ पे टाउन हॉल के सामने बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हुए थे, यही न्यूज़ वहाँ पे डिस्प्ले हुई होगी नोटिस पे. My French, my last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. बट अब क्या होता है, पहले तो वो खुश होता है, बट सडनली उसको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे ये तो गलत बात है कि मेरा लास्ट का फ्रेंच लेसन है, लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैंने पहले तो ध्यान से पढ़ाई करी नहीं, मुझे फ्रेंच इतने अच्छे से आती नहीं है क्योंकि मैं कभी क्लास में अटेंटिव नहीं रहा. ठीक है, मैं स्लाइड्स में, पार्क में स्लाइड्स में बैठने का सोचता था, मैं बर्ड्स के एग्स देखता रहता था बाहर, बट मैंने कभी भी अपने लेसन्स पे ध्यान नहीं दिया. तो अब यहाँ पे उसको रिग्रेट होता है कि मैंने काश फ्रेंच अच्छे से पढ़ी होती. ठीक है, जो मतलब अगर लास्ट लेसन भी होता स्टिल मुझे आती होती, बट उसको रियलाइज होता है यार मैंने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं. My books that seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar, my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. कहते जो बुक्स मुझे इतनी हमेशा हैवी लगती थी, इतनी इरिटेटिंग लगती थी, इतनी न्यूसेंस लिखती थी, आज ऐसा लग रहा है कि मैं इनको गिव अप नहीं करना चाहता, ये मेरे ओल्ड फ्रेंड्स हैं. मतलब अब उसको रियलाइज हो रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, अब उसको रियलाइज हो रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फ्रॉम मिस्टर हैमिल. And Mr. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget about all his ruler and how cranky, मतलब bad tempered he was. Poor man, it was his honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. तो कहते हैं मिस्टर हैमिल इवन तो हमारे साथ बहुत स्ट्रिक्ट थे, हमें बहुत ज़्यादा डांटते थे, बट स्टिल जब उनका मुझे ये पता चला है अभी कि इनका लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैं सब चीज़ों के बारे में भूल गया हूँ. मुझे नहीं याद आ रहा कि वो बैड टेम्पर्ड थे कैसे थे, बल्कि मुझे बुरा फील हो रहा है कि मिस्टर हैमिल जिन्हें 40 ईयर्स सर्विस दी है स्कूल में, जिन्होंने 40 साल अपने लाइफ के स्कूल के लिए लगाए हैं, उनको यहाँ से जाना पड़ रहा है, इनका लास्ट फ्रेंच लेसन है. और अब उसको रियलाइज होता है अच्छा मिस्टर हैमिल को एक ट्रिब्यूट देने के लिए, मिस्टर हैमिल को ऑनर देने के लिए कि भाई तुमने 40 इयर्स हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया है, तो वो जो सारे विलेज के लोग थे वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे. तो अब फ्रांस को जो है वो रीजन पता चलता है. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. इसका मतलब कहते हैं वो भी सॉरी है कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, और वो थैंक्स करना चाहते हैं मिस्टर हैमिल को कि आपने 40 इयर्स सर्विस करी है. ठीक है, और अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं जो अब उनकी नहीं रही क्योंकि अब दूसरी कंट्री का रूल हो गया था. While I was thinking of all these, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? But I got mixed upon the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. तो जब ये सब सोच रहा होता है तभी मिस्टर हैमिल बोलते हैं फ्रांस को कि खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी टर्न है पार्टिसिपल सुनाने की, रिसाइट करने की. बट वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, फंबल करने लगता है, उसको पार्टिसिपल्स आते ही नहीं होते, और वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और वो बिल्कुल नीचे देख रहा होता है. अब क्या होता है, अगेन एक शॉकिंग चीज होगी. आई हर्ड मिस्टर हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ.
ठीक है। वो कहता है देखो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा बट तुम्हें खुद बुरा फील करना चाहिए, सी हाउ इट इज। अब वो उनको रियलाइज करवा रहा है, मिस्टर हैमिल फ्रांस को रियलाइज करा रहा है, every day we have said to ourselves but I have plenty of time, I'll learn it tomorrow and now you see where we have come out। कहते कि तुम्हें हमेशा लगता था मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं कल सीखूंगा, कल सीखूंगा, और देखो अब कैसी सिचुएशन आ गई कि अब कल कभी नहीं आएगा। आज लास्ट फ्रेंच लेसन है, कल से तुम्हें कोई भी फ्रेंच सिखाने वाला नहीं है, तो तुमने अपना टाइम पहले क्यों वेस्ट किया। तो वो उसको रियलाइज करवा रहा है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? अब वो क्या करता है, सबसे पहले उसके पेरेंट्स को ब्लेम करता है, देखो तुम्हारे पेरेंट्स भी यही चाहते थे कि तुम पढ़ाई ना करो, तो मिल्स में काम करो, फैक्ट्रीज में काम करो, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा पैसे आए। तो पेरेंट्स ने भी कभी तुम्हें इतना इंकरेज नहीं किया पढ़ने के लिए। और कहता मेरी भी गलती है, कितनी बार मैं तुम्हें बोलता था जाओ मेरे गार्डन में जाके पौधों को पानी दो, या जब मेरा फिशिंग जाने का मन होता था मैं तुम लोगों को छुट्टी दे देता था। तो वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहा है कि मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें अननेसेसरी हॉलीडेज नहीं देनी चाहिए थी। Then from one thing to another, Mr. Hamill went on to talk of the French language, saying that अब Mr. Hamill express करते हैं अपने लैंग्वेज के लिए व्यूज, क्योंकि वो उनकी कंट्री की लैंग्वेज है, ऑब्वियसली पेट्रियोटिक फीलिंग है, नेशनलिज्म है उनके अंदर, तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं। It was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical। तो वो कहते हैं सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है फ्रेंच, सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल है। That we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो कहते हैं हम सबको अपनी ये जो लैंग्वेज है उसको गार्ड करके रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के गुलाम होते हैं, एक ही चीज़ हमें उस प्रिजन से छुटकारा दिला सकती है, एक ही चीज़ हमें फ्रीडम दिला सकती है, अगर हम अपनी लैंग्वेज पे स्टिक करें। तो यहाँ पे सिर्फ वो लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे, वो कंट्री की भी बात कर रहे हैं, वो पेट्रियोटिक फीलिंग की भी बात कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म की भी बात कर रहे हैं। Then he opened a grammar and read our last lesson. It was amazed to see how well I understood it। फिर वो ग्रामर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, और आज पहली बार फ्रांस ने क्लास में इतना ज़्यादा ध्यान दिया होता है कि उसको एक एक वर्ड समझ आता है। All he said seemed so easy, so easy। मतलब जो चीज़ें मिस्टर हैमिल उसको पढ़ा रहे होते हैं फ्रांस को, उसको बहुत ईजी लगती हैं। I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। तो अब उसको रियलाइज होता है मैंने भी कभी इतना ध्यान से नहीं सुना, और शायद मिस्टर हैमिल ने भी इतना पेशेंस के साथ हमें नहीं पढ़ाया जितना वो आज पढ़ा रहे हैं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and put it all into our heads at one stroke। तो ऐसा लगा था मिस्टर हैमिल अपनी पूरी जान लगा दी है लेसन देने में, कि जितनी भी उनकी नॉलेज है वो एक ही बार में हमें सप्लाई करना चाहते हैं। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamill had new copies for us written in a beautiful round hand, France, Elsace, France, Elsace। तो उस दिन फिर उसके बाद राइटिंग की क्लास शुरू हो जाती है। मिस्टर हैमिल क्या करते हैं, उनके लिए न्यू कॉपीज ले आते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है फ्रांस एलासे, फ्रांस एलासे, बहुत ब्यूटीफुली लिखा होता है। They look like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper। तो कहते हैं उसी तरीके से सुंदर सुंदर फ्लैग्स रखे होते हैं, क्लासरूम के ऊपर फ्लैग्स लगाए होते हैं, क्लासरूम को भी डेकोरेट किया जाता है जिसके ऊपर फ्रांस एलासा लिखा होता है, और उस दिन सब अपने काम में ध्यान दे रहे होते हैं, कोई भी इधर उधर बाहर नहीं देख रहा होता, ठीक है। और सिर्फ एक ही आवाज आ रही होती है पूरी क्लासरूम में, दैट इज स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर, बिकॉज एवरीवन वाज इमोशनल। इवन द जो विलेजर्स पीछे बैठे थे, स्टूडेंट्स, मिस्टर हैमिल, सब उस दिन इमोशनल थे, नॉस्टैल्जिक थे। तो तभी क्या था, वो कहीं पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपने लेसन पे ही ध्यान दे रहे थे। Once some beetles flew in, but nobody paid attention to them, not even the littlest ones who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof of the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? तो कहता है पहले पहले जैसे बीटल्स, कोई कीड़ा क्लास में आ जाता था, कोई इंसेक्ट क्लास में आ जाता था, तो सब बच्चे बस उसी को देखने लगते थे। बट आज ऐसा होता है कि कुछ बीटल्स क्लास में आते, कोई इस पे टेंशन पे ही नहीं करता, और वो सोचता है कि ये जो पिजन्स हैं जो रूफ पे बैठ के, दे आर कूइंग, मतलब पिजन अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं, कूइंग इज अ साउंड क्रिएटेड बाय पिजन्स। तो वो सोचता है क्या ये भी पिजन्स को भी जर्मन बुलवा सकते हैं। मतलब उसका एंगर है फ्रांस का कि हम पे तो ज़बरदस्ती ये जर्मन लैंग्वेज इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये इन पिजन को भी जर्मन में बुलवा पाएंगे।
Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamill sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at the other, as he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो कहते लिखते लिखते राइटिंग में मैं जैसे मिस्टर हैमिल की तरफ देखता था, तो मिस्टर हैमिल क्लास की एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देख रहे थे, जैसे वो सब चीज़ें एज अ मेमोरी अपने साथ लेना मतलब लेके जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें याद करना चाहते हैं कि उनकी क्लासरूम कैसे दिखती है, क्योंकि उन्होंने उसी क्लासरूम में 40 years से पढ़ाया था. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. कि 40 years तक सेम चीज़ रही है, उनकी क्लास उनके सामने और विंडो के बाहर उनका गार्डन. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. बस वो कहता चेंजेस क्या हैं कि डेस्क को स्मूथ कर दिया गया, नया कर दिया गया, जो उन्होंने ट्रीज उगाए थे वो बड़े हो गए, जो वॉलनट ट्रीज जब उन्होंने सर्विस शुरू करी थी, जो प्लांट्स थे वो बड़े बड़े ट्रीज बन गए हैं. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. कहता है मुझे कितना बुरा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है कि उस इंसान ने जहाँ पे 40 years लगाए अब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है. और उसकी सिस्टर और उसने पैकिंग शुरू कर दी है, ट्रंक में चीज़ें डालना शुरू कर दी, और नेक्स्ट डे ही हैज़ टू लीव हिज कंट्री. But he had courage to hear every lesson to the very last. After the writing we had a lesson in history and the babies chanted their babi bobo. मतलब वो सिंपल बता रहे हैं कि हिस्ट्री का लेसन था, सारे बच्चे हिस्ट्री पढ़ने लग गए. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. तो old Hauser भी लिखने लगा प्राइमर से. You could see that he too was crying. और ओल्ड हॉसर भी इतना इमोशनल हो गया था कि वो भी रो रहा था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड होता है कि जब हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं हमारी जो वॉइस है वो लड़खड़ाने लगती है, ठीक है, हम शिवर करने लगते हैं, हम क्लियरली बोल नहीं पाते विद इमोशन. एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. कि उसकी वॉइस बड़ी फनी लग रही थी, हम हंसना भी चाहते थे बट हम खुद इतने इमोशनल थे. फ्रांस कह रहा है कि वी वुड लाफ एज वेल एज क्राई, दोनों एक टाइम पे हम कर सकते थे. और हाउ वेल आई रिमेंबर इट वॉज दैट लास्ट लेसन. और मैं कितने अच्छे से याद कर सकता हूँ कि यार वो मेरा लास्ट लेसन था. All at once the church clock struck 12. At the same moment the trumpets of Prussians returning from drill sounded under the windows. Prussian soldiers जो drill करके आ रहे थे उनकी sound आने लगी. Mr. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो finally अब क्लास खत्म होती है, Mr. Hamill अब खड़े होते हैं और वो काफ़ी पेल होता है, जब बिल्कुल डल वीक फेस पड़ जाना. और पहली बार उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर हैमिल कितने टॉल हैं, पहली बार उसने टीचर पे ध्यान दिया होता है. My friends said he I but something choked him. तो वो बोलने लगते हैं बट मिस्टर हैमिल इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते, I करके आगे वो कुछ नहीं बोल पाते. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. वो बोल तो कुछ पाते नहीं बट वो क्या करते हैं, अपनी बैक टर्न करते हैं ब्लैकबोर्ड की तरफ, वो बड़ा बड़ा चौक से लिख देते हैं विवे ला फ्रांस. विवे ला फ्रांस का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा लॉन्ग लिव रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall. वो बच्चों को फेस भी नहीं कर पाते थे, इमोशनल हो जाते हैं कि अपना हेड अगेंस्ट द वॉल लीन करते हैं. एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू गो अस विद हिज हैंड. स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. तो वो बोलते भी नहीं बट वो ऐसे हाथ कर देते हैं कि भाई स्कूल डिसमिस हो गया, अब तुम जा सकते हो. सो दिस वॉज अ फर्स्ट चैप्टर, द लास्ट लेसन. आई होप आपको समझ आ गया होगा और आने वाले लेक्चर्स में उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करेंगे. तो वीडियो पसंद आ गई तो बच्चों जल्दी से लाइक कर दो, इस चैप्टर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और हर सैटरडे याद रखना एक न्यू इंग्लिश का लेक्चर आपको मिलेगा. फिर भी चैप्टर में कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकन टू. और नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, और मुझे कभी भी डाउट्स पूछ रहे हो, पढ़ाई करते वक्त डाउट आता है और मुझसे डाउट्स पूछने हैं, तो उसके लिए मेरा सोशल मीडिया इज ऑलवेज अवेलेबल. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और ईमेल आईडी भी नोट डाउन करके रख लो. सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे. नाउ वी विल मीट ऑन नेक्स्ट Saturday, means coming Saturday, with a new English lecture.